लो जी, आ गया द डबल ड्रामे का एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे ले आए जा रहे होते हैं, जो कि नौकरानी नंबर 1 ला रही होती है और उसे तोहफा में उनका एक ब्रेसलेट मिलता है, मतलब जियांगली का ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर नौकरानी नंबर 2 तो पूरी तरीके से जल भुन जाती है। कहती है कि हाँ, ये फूल पौधे कितने गंदे हैं ना, इसे इधर रखो उधर रखो, मतलब बहुत ज्यादा जलन कर रही होती है। और जियांगली नौकरानी नंबर 1 को पूरी तरीके से चढ़ा रही होती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो मंत्रा होती है वो जाकर सौतेली माँ को भड़काती है और कहती है कि वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लाए जा रहे हैं, मतलब जियांगली अपने घर पे कुछ पेड़ पौधे लेकर आई है। तो वो कह रही है पेड़ पौधे क्यों? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब तरीके से पौधे हैं और वो पेड़ पौधे उगाना चाहती है, फूल उगाना चाहती है। सौतेली माँ कहते हैं ठीक है, फिर लोगों के कानों में ये बात भर दो कि जब से जियांगली यहाँ पे आई है कुछ अजीब तरीके का कार्य करिए और वो नौकरों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। ये अफवाह देखते हैं कि मिस्टर जियांग से मिलने आए होते हैं मिस्टर सेन, जो कि ली के पति हैं, पूर्व पति हैं, है ना। तो ये लोग बातें करते हैं, कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, आप हमारे साथ मिलकर बहुत ही अच्छा काम किए हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे सौतेली माँ आती है, कहती है कि आपकी तारीफ हमेशा करते रहते हैं मिस्टर जियांग, और आप यहाँ आए ये इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जिसके बाद से वो उन्हें मिठाइयाँ देते हुए कहती है कि आपके लिए कुछ मिठाइयाँ, और उन्हें एक पत्र देती है। कहती है कि अगले महीने हमारी छोटी बेटी का वयस्क समारोह है, तो आप वहाँ पे जरूर आइएगा। तो श्रीमान सेन कहते हैं कि ठीक, जैसे ही आप क्या गया मैं वहाँ पे जरूर आऊँगा। और फिर उसके बाद से इतना कह के वहाँ से विदा लेते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। मिस्टर सेन जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो एक तरफ से वो बाहर जा रहे होते हैं मंत्रा के साथ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांगली यहाँ पे पौधे वौधे रख रही होती है। वो उसके तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं मुड़ती जब तक मिस्टर सेन यहाँ से चले नहीं जाते। मिस्टर सेन तो उसे देख रहे होते, एक टक लगा कि ये कौन है, कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लेकिन जब मंत्रा उन्हें लेकर चली जाती है तब जाके ताकती है मिस जियांगली भी दूसरी तरफ देखती है, तो वो मिस्टर सेन को नहीं देख पाती, मतलब दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जियांगली दूसरे नंबर की नौकरानी को बुलाती है और उसे एक महंगा तोहफा देती है। दूसरे नंबर की नौकरानी कहती है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। वो कहती है बिल्कुल नहीं, तुम इसके लायक हो और ले लो। और हाँ, आज से तुम्हें एक काम करना है, ये जो पौधे हैं ना उसमें कुछ गुलदस्तरी के पौधे हैं, फूल हैं, उसे उगाओ, उसे सुखाओ ताकि मैं उससे चाय बना सकूँ। वो कहती है हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करने जा रही थी। दरअसल मैं थोड़ा सा व्यस्त थी ना, यहाँ पे मिस्टर सेन आए थे। तो वो कहते हैं क्या मिस्टर सेन? तो वो बताती है मिस्टर सेन के बारे में। वो कहती है कि हाँ, मिस्टर सेन आए हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपके पता है पिताजी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जियांगली कहती है कि मिस्टर सेन वही ना जिनकी पत्नी कुछ दिनों पहले मर गई। तो वो बताती है नौकरानी की हाँ, आपको पता है उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, वो दूसरे पुरुष के साथ मिली, और जब इन लोगों ने इस बात पे कार्रवाई की कि तुमने गलत किया मेरे साथ, तब उनकी पत्नी जो है भाग गई। और पता है क्या, वो भागी और चट्टान से गिर के उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद से मिस्टर सेन ने 3 दिनों तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जियांगली को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है अपने बारे में बुरा सुन के। वो कहते हैं उनकी पत्नी तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। जिसके बाद से जियांगली कहती है टोंग को कि टोंग अब इसे यहाँ से ले जाओ। तो जो नौकरानी को टोंग हटाती है, कहती है कि अब तुम जाओ, जाकर फूल पौधों की देख रेख कर। तो वो कहती है नहीं, मुझे तो और सारा बात करना है। तो वो कहती है टोंग की नहीं, अब जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम जाके फूलों की रक्षा करो। जिसके बाद से नौकरानी को वहां से हटा दिया जाता है। नौकरानी के जाने के बाद जियांगली टोंग को बुलाती है, उसे बताती है कि टोंग तुम्हें पता है सेंग के जिस पत्नी के बारे में बात हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी थी, वो मैं हूँ। और वो अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि उस रात वो सभी लोग जश्न मना रहे थे साथ में मिलकर, जहाँ पे मिस जियांगली को मतलब ली को अजीब लग रहा था कि मुझे ये शराब नहीं पीना है। तो उसकी माँ ने और उसकी ननद ने, इन दोनों ने मिलकर फोर्स किया था। तो उसके पति ने कहा था कि अगर वो नहीं पीना चाहती तो मत पिलाओ। तो माँ कहती है तुम अभी से जोरू का गुलाम बन गए हो क्या, मतलब अभी से तुम ऐसा काम कर अपने पत्नी की बात मान रहे हो। जिसके बाद से जियांगली कहती है, मतलब ली कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, आज जश्न का दिन है तो मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा। और जैसे ही वो पीती है उसे नशा होने लगता है। वो कहती है कि मुझे नशा जब हो गया तो मेरे नशा होने के बाद मुझे ले जाकर कमरे में सुला दिया गया था, और उठने के बाद मैंने पाया कि मेरे बगल में कोई दूसरा व्यक्ति था। और ये सब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी सास और मेरी ननद ने मिलकर किया। मैंने ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब मेरे पति ने किया था। ये सब के बारे में मेरे पति को भी पता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद से वो बताती है कि उसके बाद से उसने मेरे पिता और भाई सबको जान से मार दिया, और उसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। इसका न्याय होगा, न्याय प्रबल होगा। जब भगवान न्याय करेगा ना तो बहुत बहुत ही अच्छे से उन लोगों को सबक सिखाएगा। तो टोंग कहती है कि आप चिंता मत करो मेरी महारानी, मुझे पता है कि आप कभी भी गलत नहीं हो, मैं आपका साथ दूंगी न्याय करने में, हम दोनों मिलकर उनसे न्याय करवाएंगे। और यहाँ पे जो जियांगली होती है वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है और टोंग को गले लगाकर रोने लगती है, कहती है कि हाँ, हम दोनों मिलकर न्याय करेंगे। जिसके बाद जियांगली टोंग से कहती है कि देखो, जबकि सेन यूरेन यहाँ पे आने वाले हैं तो हमें बहुत सोच समझ के वहाँ पे जाना होगा। और क्या तुम्हें पता है ली का वयस्क समारोह कैसे हुआ था? तो टोंग बताती है कि उनका वयस्क समारोह कभी हुआ ही नहीं। तो वो कहती है इस समारोह में हम ली का भी वयस्क समारोह जरूर कराएंगे। देखो, ली जो थी वो एक प्रतिष्ठित महिला थी और मैं उसे उसका पद दिलवा कर रहूंगी। यहाँ पे हमें कोई और चाल चलनी होगी, मतलब हमें अलग तरीके से वहाँ पे जाना होगा। तो वो कहती है आपकी सौतेली माँ भी रोक देगी, और सेन यूरेन वहाँ पे आ रहे हैं तो आपको देखकर पहचान लेंगे। तो जियांगली कहती है कि देखो, मैं मानती हूँ वो मुझे पहचान लेगा, वो संदिग्ध तो होगा कि ये कौन सी महिला है या मेरे
मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोचने के लिए बेकाबू तो होगा, वो समझ तो जाएगा कि मैं उसकी पत्नी हूँ, शायद ऐसा सोच सकता है, लेकिन वो जियांगली परिवार के आगे कुछ भी नहीं बोलेगा क्योंकि मैं जियांगली परिवार की बेटी हूँ, तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो हमें वहाँ पे जाना होगा और ये समारोह अटेंड करना ही होगा, हमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। आइए हम नौकरानी नंबर 2 को देखते हैं, जो कि फूलों को काट रही होती है सुखाने के लिए। तो वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद से टोंग कहती है कि यहाँ पे तो अच्छी धूप नहीं है, पर्याप्त रूप से धूप नहीं है, और ये फूल इतनी जल्दी नहीं सूख पाएंगे चाय बनाने के लिए। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानती हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप हो? तो वो कहती है कि आप बिल्कुल सही व्यक्ति के पास आए हैं। उसके बाद से वो बताती है वैसी जगह। टोंग बताती है कि चलो हम वहाँ पे चलते हैं ना फिर इस फूल को सुखाने के लिए। वो कहती है कि इतना धूप में, तो वो कहती है क्या आप इस एक धूप की वजह से अपना ये काम छोड़ना चाहती है? क्योंकि अगर आप ये काम छोड़ देंगे तो आपको अच्छे अच्छे तोहफे नहीं मिलेंगे। वो कहती है बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दूसरी जगह बैठ के फूल सुखा रही होती है, बैठ के आराम से चाय वाय पी रही होती है और काम तो टोंग कर रही होती है। तभी यहाँ पे जियांग आते हैं। मिस्टर जियांग को देखकर टोंग जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें यहाँ पे पौधे सुखाने। वो कहती है कि मिस्टर जियांग है तो मैं उन्हें प्रणाम करने के लिए जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे आ जाती है नौकरानी पहले ही, मतलब दूसरी नंबर वाली। यहाँ कहती है कि प्रणाम। मिस्टर जियांग तो इसे साइड हटा देता है, टोंग से पूछते हैं कि जियांगली कैसी है? तो टोंग इससे पहले बोलती कि दूसरी नंबर वाली नौकरानी कहती है वो तो बहुत ही अच्छा कर रही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा बोलती हो, मुंह बंद करो। तो वो कहती है टोंग कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। जिसके बाद से वो बताती है कि हम गुलदाउदी के फूल लेकर आए, यहाँ पे सुखा रहे हैं उनके लिए चाय बनाने के लिए। तो दूसरी नौकरानी कहती है हाँ ये मैं ही कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम करियो, इसीलिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जाओ दोबारा से उसे सुखाओ, दोबारा अच्छे से रखो। जिसके बाद से नौकरानी का तो मुँह देखने लायक होता है। वो जाती है दोबारा से फूलों को इधर उधर करने लगती है, मतलब ठीक तरीके से करने लगती है। जिसके बाद से मिस्टर जियांग याद करते हैं कि उनकी पत्नी भी बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे उगाया करती थी और उनके लिए चाय बनाया करती थी। उन्होंने कहा था कि तुम गुलदाउदी के पौधे क्यों उगाती हो? तो वो कहते हैं कि ये आपके सुस्ती में राहत मिलेगी और आपको सर्दी वर्धक दवाई है, मतलब आप पियेंगे तो आपके में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएंगी और ये पीने से आपकी जितने भी परेशानियां ना वो सब दूर भी हो जाएंगी, आराम से मतलब शांति मिलेगी। ये याद करते हुए कि मेरी पत्नी भी ये चाय बनाया करती थी, वो उसी आंगन में जाते हैं। जब वो आंगन में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे गुलदाउदी के पौधे लगाए गए होते हैं। मिस्टर जियांग वहाँ पे देख ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे पीछे से जियांगली आती है और कहती है कि पिताजी आप ठीक है ना? उसके पिताजी बोलते हैं कि हाँ तुमने इतने सारे गुलदाउदी के पौधे लगाए। तो वो कहती है कि माँ हमेशा से इनकी रक्षा किया करती थी और गुलदाउदी के पौधे लगाया करती थी, इसलिए मैं भी लगाती हूँ। इनके चाय पीने से शक्ति आती है, मतलब अपनी माँ वाली बात ही करती है। जिससे पिताजी तो एकदम इसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। हम देखते हैं दोनों नौकरानियों को जो कि जा रही होती है इन लोगों के बीच, मतलब बातों के बीच, ताकि बात सुन सके। तो यहाँ पे टोंग आती है, कहती है तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तो दोनों अलग अलग इशारा करते हैं, इधर इधर। टोंग कहती है कि इधर उधर जाने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, चलो अब क्योंकि अभी मेरी भी छुट्टी है तो चलो हम लोग मिलकर साथ में चलते हैं और कुछ काम करते हैं। और ये लोग यहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। जियांग इन्हें देखती है और ये लोग देखती हैं, मतलब टोंग इशारा करती है कि आप बातें कीजिए और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद से जियांगली अपने पिताजी से बात करती है और कहती है कि पिताजी आइए ना कुछ चाय पी लीजिए। और फिर कहती है कि मैंने उस दिन दादी जी को परेशान कर दिया तो मैं उनको कुछ देना चाहती हूँ, मतलब नाश्ता में। तो पिताजी कहते हैं कि तुमने उन्हें परेशान नहीं किया, ये तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तो वो कहते हैं कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से दादी को उस दिन शर्मिंदा होना पड़ा था और आपको भी। तो वो कहते हैं कि नहीं इसमें कोई तुम्हारी गलती नहीं है, आओ चलो चाय पीते हैं। जिसके बाद से वो बैठ के चाय वाय पिलाती है और उसका तारीफ करते हुए कहती है कि चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी उसके पिता उसके पीठ पे थपथपाते हुए कहते हैं कि शाबाश बेटी। तभी वो वहीं पे बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है कि नहीं मुझे मत मारो, मैं अपना काम कर लूँगी, मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो, और डरने का एक्टिंग करने लगती है। जिसके बाद से उसके पिता उसके पास जाते हैं, उठाते हैं कि कहते हैं कि बेटा मैं हूँ, क्या हुआ बताओ तुम्हें क्या बात है? तो वो कहती है कि पिताजी जब मैं जेना हॉल में थी ना तो वहाँ पे लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा करते थे, जब मैं कोई काम पूरा नहीं करती थी तो इसकी वजह से मुझे बहुत पीटा गया था, इसीलिए मुझे डर लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मारने वाले हैं। वो कहते हैं कि जेना हॉल के लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? मैं देख लूँगा उन्हें, मैं अच्छा से सबक सिखाऊंगा। वो कहती है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे मुझसे मिलने आते रहिएगा और आके चाय पी लीजिएगा मेरे साथ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है। पिताजी जब उसका हाथ पकड़ते हैं तो कहते हैं तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, मतलब एक्टिंग करती है कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो पिताजी कहते हैं ला मुझे अपना घाव दिखाओ। वो कहती है नहीं पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि हालांकि मैं तुम्हारा पिता, तुम बड़ी हो गई हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं जेना हाल वाले लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है पिताजी इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप लोग हमारे साथ हैं मुझे कोई भी आगे कष्ट नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिताजी शर्मिंदा चेहरा लिए हुए बैठे होते हैं, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है कि मेरी वजह से मेरी बेटी को कितना कष्ट भोगना पड़ा। यहाँ पे आती है वो जियांगली और उन्हें कुछ कढ़ाइयाँ देते हुए कहती है कि पिताजी मैंने ये आपके लिए बनाया है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, शायद आप मेरे वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे होंगे, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ ना? पिताजी वो कढ़ाई देखते हैं और फिर एक बार शर्मिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उसे कढ़ाई दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है मेरी बेटी को कितना कष्ट भोगना पड़ा है, वहाँ पे उसे पीटा जाता था, उसके पूरे शरीर पे जख्म के निशान है। उसके बाद से वो बताते हैं कि उसे खाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ा, मतलब पर्याप्त खाना भी नहीं था उसके पास। जब लोग सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा कि मेरी बेटी ने इतने सारे कष्ट भोगे हैं। जिसके बाद से वो कहती है कि हाँ उन लोगों ने खाने का जरूर गबन किया होगा और जिन लोगों ने मुझसे पीटा है आप चिंता मत कीजिए,
मैं जाकर बात करती हूँ, मैं उन लोगों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो उनके पति उसने रोक देते हैं। सौतेली माँ कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। मतलब हाँ, नाटक करती हैं अच्छा बनने की। उसके पति कहते हैं कि तुम इन सब बातों को भूल जाओ, अब मैं चाहता हूँ कि वयस्क समारोह में वो भी शामिल हो। तो सौतेली माँ कहती है कि लेकिन अभी उसको नियमों के बारे में नहीं पता, अगर वो वहाँ रहेगी तो लोग ये बात बनाएंगे कि उसे किसी भी नियम के बारे में पता नहीं है। तो मिस्टर जियांग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, जियांगली अब उस समारोह में आएगी और हमारे परिवार की बेटी जियांगली बन के सबके सामने आएगी, जिससे कि सबको पता चले वो हमारे परिवार की बेटी है। जहाँ तक कि नियमों की बात है, तुम सारा व्यवस्था कर दो। तो यहाँ पे वो कहती है, सौतेली माँ कहती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगी। जिसके बाद से पिताजी धन्यवाद बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं सौतेली माँ को। उनके जाने के बाद सौतेली माँ का मुंह देखने लायक होता है। वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से व्यवहार कर रही होती है कि ये लड़की फिर से हमारे परिवार में आ गई। दूसरे सीन में हम लेडी मंथरा को देखते हैं। मतलब हाँ, लेडी मंथरा उन दोनों को एक एक थप्पड़ लगाती है, कहती है कि तुम दोनों ने एक काम भी ढंग से नहीं किया। हमने कहा था कि जियांग को उनसे मिलने नहीं देना है, जियांगली से जियांग को दूर रखना है, और तुमने ये सब किया। दूसरे नंबर की नौकरानी फटाक से सारा आरोप नंबर 1 पे लगा देती है और वो कहती है कि इसने कुछ तोहफों के बदले में ये सब काम किया। मतलब हाँ, जब इसे कुछ तोहफे मिलने लगे जियांगली मैडम की तरफ से, तो वो जियांगली की तरफ से हो गई। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही मिस्टर जियांग को रोक देती, और तोहफों के बदले ये जाकर उनका फूल उल सुखा रही थी, जिसकी वजह से मिस्टर जियांग उनसे मिलने में कामयाब हो गया। तो यहाँ पे पहले नंबर की नौकरानी जाती है अपने सारे तोहफे देते हुए, कहती है कि ये कुछ तोहफे हैं जो मुझे जियांगली मैडम ने दिया था, और हाँ, मैं ये सब सिर्फ उनका विश्वास जीतने के लिए कर रही हूँ। और वो कहती है सौतेली माँ से कि माँ, अगर आप चाहेंगी तो वो बहुत कुछ हमारा बात मानने लगेगी, क्योंकि वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी है। मतलब हाँ, मैं उनका भरोसा जीतने के लिए ही कर रही हूँ ये। सौतेली माँ कहती है कि ठीक है, फिर ये सामान अपने पास रखो और भरोसा जीतते रहो। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो जियांगली है ना, वो सारे तोहफे सिर्फ नौकरानी नंबर 1 को देती थी, नौकरानी नंबर 2 को नहीं। वो मेरा देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए मैंने बोल दिया। जिसके बाद से वो कहती है कि ठीक है, तुम उसका तोहफा कबूल करो, और हाँ, उसका भरोसा पूरी तरीके से जीतो और उस पर नजर रखो। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों नौकरानियां यहाँ से जाने लगती हैं, तो आपस में लड़ने लगती हैं। नौकरानी नंबर 2 कहती है कि तुम्हारी वजह से अगर दोबारा मुझे डांट सुनना पड़ा ना, तो देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो नौकरानी नंबर 1 कहती है, तुमने भी तो मेरा शिकायत किया था। दोनों एक दूसरे का बाल नोचते हुए लड़ाई कर रही होती है। नंबर 1 कहती है कि तुम्हें लगा था कि मैं डांट सुनूंगी, और देखो, मैंने जियांगली का भरोसा भी जीत लिया, और दूसरी तरफ मुझे मालकिन से, मतलब जियांग की वाइफ से, मुझे अच्छा खासा बोनस भी मिला। वो कहती है तुम्हारी शक्ल तो देखो, भूंडी सी शक्ल की, तुम्हें क्या तोहफा मिलेगा। ये दोनों ऐसा कह के बहुत ही ज्यादा लड़ाई करी होती है, छोटा छोटा हुआ। आगे हम जियांगली के दूसरे चाचा चाची को देखते हैं, जो कि बातें कर रहे होते हैं कि जियांगली जब से आई है कभी भी बाहर नहीं गई है। वो उनके दरवाजे पे जाके छिपके से देख रहे होते हैं, थोड़ी सी छेद से, कि वो अंदर क्या ही कर रही होगी। ये लोग आपस में बातें करते होते हैं कि बचपन में उनको खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन आज देखो कितनी सौम्य हो गई है, मतलब साधारण सी रहने वाली। उनकी चाची कहती है कि आपको अपने भतीजी को तो चिंता है, लेकिन आप अपने बेटे की चिंता करो। ऐसा लगता है कि इस बार की परीक्षा में वो फेल हो जाएगा, तो आप सोचना अपने माता श्री को क्या ही समझाओगे। इतना कह के वहाँ से भागने लगती हैं। तो उनके पति उनके पीछे पीछे जाते हैं कि ये रुको, तो मैं सब कुछ समझा लूंगा, सब कुछ ठीक कर लूंगा, मेरा बेटा फेल नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि जियांगली और टोंग दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। टोंग कहते हैं कि निश्चित रूप से महाराज ने, यानी जियांग ने जाकर आपकी सौतेली माँ से कहा होगा, तभी तो उन्होंने इतने सारे तोहफे भिजवाए हैं आपके लिए। ये कंगन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो वो कहते हैं कि ये कंगन तुम्हें पसंद है तो तुम पहन लो, उसे पहना देती। तभी टोंग बहुत ज्यादा तेज से डर जाती है एक छोटे से कछुए को देखकर। इतना देखना था कि मिस जियांगली देख लेती है कि ऊपर ही एक लड़का बैठा हुआ है, और उस कछुए को उठाकर फेंकने लगती है। तो वो लड़का बोलता है दया दिखाओ, बहुत जोर से चिल्लाता है और दौड़ते हुए आता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि टोंग इनके बारे में बताती है कि ये आपके चाचा जी के बेटे हैं, मतलब आपके चचेरे भाई, जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिहीन है। मतलब इनको बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, और ये जो कुछ भी काम करते हैं वो बिना मतलब का होता है। ये आपके साथ बचपन में खेला करते थे वगैरह वगैरह। जिसके बाद से जो रूई होता है वो दौड़ता हुआ आता है और अपने कछुए को छीन लेता है। कहता है कि आप थोड़ी सी दया नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे जियांगली कहती है कि चचेरे भाई। तो वो चारों तरफ देखता है उनके और फिर कहता है कि तुम मेरी बहन जियांगली नहीं हो। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहती है क्योंकि तुमने मुझे चचेरा भाई कहा, तुम मुझे कभी चचेरा भाई नहीं कहती हो। जिसके बाद से वो याद करते हुए कहती है जियांग। फिर कहती है कि अच्छा रूई। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हें याद है ना, तुमने ये नाम मुझे बचपन में दिया था, ये उपनाम से तुम बुलाती थी, जिसकी वजह से मैं रूई नाम से फेमस हो गया। आपसे अब हम इन्हें रूई के नाम से जानेंगे। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको तीसरी बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगी, है ना। तो यहाँ पे जियांगली कहती है लेकिन क्यों, तीसरी बहन मुझे परेशानी क्यों करेगी और मुझे देखकर वो नफरत क्यों करेगी। तो वो बताते हैं क्योंकि आपको याद है ना कि बचपन में आप और वो दोनों एक ही लड़के को पसंद किया करते थे, लेकिन आपके जाने के बाद जब आपकी सगाई हो गई थी उस लड़के से, लेकिन आपके कांड करने के बाद जब आप यहाँ से चली गई थी जन्म हॉल में, तो आपकी सगाई तोड़ दी गई और उस लड़के की शादी आपके तीसरी बहन से करा दी गई। जिसकी वजह से जब आप मान लीजिए वहाँ पे समारोह में जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है आपको समारोह में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको देखेगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा ना। आपको बुरा लगेगा कि वो दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में देख रहे होंगे, आपको इस बात से बुरा लगेगा, आपको कितना कष्ट पहुंचेगा। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते थे वो किसी और व्यक्ति के साथ है, मतलब ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। जियांगली कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा असहज महसूस कर रही हूँ, अब मुझे आराम करना है। तो टोंग उसे यहाँ से ले जाओ, मतलब जियांगली
जियांगली इनकी बातों से परेशान हो गई होती है। टोंग उसे लेकर जाती है तो वो कहता है कि बहन मैं बाद में मिलूंगा और टाटा कह के चला जाता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जियांगली अपनी नौकरानी टोंग के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन नौकरानी नंबर 1 और नौकरानी नंबर 2 दोनों उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जियांगली कहती है क्योंकि तीसरी मैडम युवा हो गई हैं और उनके लिए समारोह रखा गया तो मैं उनके लिए कुछ तोहफा लेने जाने वाली हूँ। ये नौकरानियाँ बताती हैं कि आप बाहर नहीं जा सकती क्योंकि कोई भी गाड़ी खाली नहीं है, आपको जो चाहिए आप लिख कर दे दीजिए, हम सामान मंगवा देंगे। तो वो कहते हैं नहीं मुझे खुद जाना है, बाहर से सामान लेकर आना है। उसके बाद से नौकरानी नंबर 1 से कहती है कि क्या तुम हमारे लिए गाड़ी का व्यवस्था करा सकती हो, इसमें चाहे जितने भी पैसे लगे मैं दे दूंगी, और ढेर सारे पैसे, और साथ में एक मुट्ठी दिखाते हुए कहती है कि ये ले लेना लेकिन मुझे गाड़ी चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं मालकिन, फिर दूसरे वाले से वो कहती है नहीं मालकिन आज तो नहीं हो पाएगा, 2 दिनों के बाद हो जाएगा। तो दूसरी वाली कहती है कि दूसरी वाली से कहती है क्या तुम व्यवस्था करा सकती हो, तब तक पहली वाली कहती है नहीं मैं करा सकती हूँ ना, मैं अभी आपके लिए गाड़ी की व्यवस्था करा दूंगी। जिसके वजह से वो पैसे लेकर पहले नंबर को चिढ़ाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पहले नंबर वाली नौकरानी क्या करती है, उसको पैर लगा देती है और दूसरे नंबर वाली नौकरानी धड़ाम से गिर जाती है, जिसे देखकर पहले नंबर वाली नौकरानी जोर से हंसती है, कहती है हाँ तुम तो खुद को संभाल भी नहीं पाती, कैसे चलती हो, गिरती पड़ती रहती है। किसी में हम देखते हैं कि जियांगली महल के बाहर एक आदमी उतरता है जिसका नाम होता है झो, और आगे का नाम पता नहीं है, हाँ यार झो होता है, और ये बहुत प्रतिभाशाली लग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से जियांगली बाहर आती है गाड़ी पर बैठने के लिए, उनकी नौकरानी उन्हें लेकर आ रही होती है। जब झो उसको देखते हैं ना जियांगली को, तो इनका तो मन 1 मिनट में ही उन पर मोहित हो जाता है, मतलब उनसे आकर्षित होने लगते हैं। वो देखते हैं कि उनके बालों पर कुछ लगा हुआ है, तो जो झो होते हैं उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि महिला, तो वो कहते हैं क्या हुआ, तो वो इशारों से बताते हैं कि आपके सर में कुछ है उसे हटाइए। तो यानी जो महिला होती है यानी कि जो जियांगली है वो अपने सर से वो कचरा हटाती है, फिर कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद से वो कहती है अपनी नौकरानी से, मतलब नौकरानी नंबर 1 से कि पौधों में पानी देना है तो तुम एक काम करो, पौधे में पानी दो और तुम्हें हमारे साथ गाड़ी में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं टोंग के साथ मार्केट चली जाऊंगी। और ये नौकरानी तो मालकिन मालकिन कहते रह जाती है और वो टोंग के साथ निकल जाती हैं। जिसके बाद ये जो होते हैं वो नौकरानी से पूछते हैं कि ये महिला कौन थी, तो वो बताती हैं कि ये हमारी दूसरी मालकिन है, मतलब दूसरी मालकिन है। तो वो व्यक्ति बोलता है तो क्या ये जियांगली है, और हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित लग रहा होता है जियांगली से। इसके बाद ये आदमी यानी जो होता है वो उसी को देख रहा होता है जियांगली को जाते हुए। यहाँ पे तीसरी महिला आती है, ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है तीसरी महिला। तो ये आती है तो जो नौकरानी होती है उन्हें प्रणाम करती है, जिसके बाद वो आती है अपने जो के पास और पूछती है कि क्या देख रहे हो। वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी दूसरी बहन वापस आ गई है। वो उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है कि मुझे याद है कि तुम्हारी सगाई उससे टूट चुकी है, तो अगर तुम चाहो तो हमारी शादी तोड़ सकते हो और उसके साथ जा सकते हो। तो वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो, वैसे भी वो जेनब हॉल में थी तो वो तुम्हारी तरह प्रतिष्ठित कैसे हो सकती है, और हमारे स्कूल का टाइम हो गया, ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ तुम्हारे पसंद का, तो चलो मिलकर खाते हैं। और ये दोनों लोग चले जाते हैं। आगे में ड्यूक सू को दिखाया जाता है जो कि अपने सर पे हाथ धरे बैठा होता है। तो इसका एक चला चपाटा आता है और कहता है किंग चेंग पर्वत की खोज के लिए गुप्त कार्ड भेजे गए हैं, तलाशी पूरी होने में अभी ऐसा लगता है कि 2 दिन लगने का अनुमान है। ड्यूक सू कहता है कि आप काम करने में बहुत धीमा है। तो उसका चेला कहता है कि वैसे मुझे आपको एक और खबर देनी है कि महामहिम के आसपास हम कुछ गुप्त रक्षकों को ही बदल पाए हैं। जिसके बाद से वो कहता है अच्छा जा सकते हो। तो दूसरा चेला आता है तो वो बताता है कि आज हमने सुना है कि जियांगली घर से बाहर निकली है। तो वो कहता है कि अच्छा मौका है, मतलब आखिर वो बाहर आ ही गई, अपने आप को ज़्यादा समय तक रोक नहीं पाएगी, चलो उसका पीछा करो। इसके बाद से हम देखते हैं जियांगली अपनी गाड़ी से निकलती है और टोंग से कहती है कि मैं जा रही हूँ कुछ सामान पसंद करने, और तुम जाओ एक सुनार की दुकान पे, मैंने कुछ गिरवी रखा है उसे छुड़ा कर लाओ। वो जाती है, कुछ तोहफे वोहफे देख रही होती है। तो यहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर सेन ने ये लेख लिखे हैं और ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है। उसके बाद से जब ये लोग बातें करते हुए वहाँ से हटते हैं तब यहाँ पे जियांगली की नज़र पड़ती है उस लेख पर। ये मिस्टर सेन के द्वारा लिखी गई होती है, पता नहीं है इसके द्वारा लिखी गई होती है, ये नहीं पता। लेकिन जब वो उसे देखती है तो ये बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने जैसा हो जाती है, मतलब इसकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंसू आने ही वाले होते हैं, रोने वाले होते हैं, लेकिन ये रोती नहीं है। पर वहाँ से अपना सामान वामान जो भी पसंद करती है अपने बहन तीसरी बहन के लिए, वो सारा सामान पसंद करके वहाँ से आ रही होती है। तो 3 आदमियों में खड़ा बीच वाला आदमी उसे पहचान लेता है और उसके पास आता है, कहता है कि श्रीमती सेन, आप तो सेन की पत्नी है ना। वो कहती है कि श्रीमती सेन कौन है श्रीमती सेन। तभी वहाँ पे 2 लोग बातें करते हैं कि ये जियांगली है ना जो कि कुछ दिन पहले जेनब हॉल से आई है, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, हमने बचपन में देखा था और आज देख रहे हैं। और उसके बाद से वो कुछ नहीं कहती और अपना सामान जो होता है उसे वहाँ पे पैसे वैसे देकर निकलने लगती है। और यहाँ पे सभी लोग आदर के साथ उन्हें बाहर विदा करते हैं। जब ये बाहर आती है तो बहुत जोर का रोने लगती है क्योंकि इन्हें बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा होता है। जियांगली यहाँ पे उदास हो ही रही होती है, तभी यहाँ पे टोंग आती है और कहती है कि आपने जिस जेट पेंडेंट को छुड़ाने के लिए कहा था, दरअसल उस जेट पेंडेंट को किसी ने खरीद लिया है। जियांगली कहती है किसने खरीदा है। सीन यहाँ से कट होता है, हम देखते हैं कि ये जेट पेंडेंट किसी और ने नहीं बल्कि ड्यूक सू ने खरीदा होता है। का चला चपाटा जो होता है वो बताता है कि दरअसल जियांगली की नौकरानी वहाँ पे गई थी इस चीज़ को छुड़ाने के लिए, लेकिन मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि जो चीज़ वो छुड़ाने के लिए जाएंगे वो चीज़ हमें बेच दी जाएगी, तो उस दुकान वाले ने हमें बेच दिया है। दूसरी तरफ टोंग बताती है कि उस दुकान वाले ने बताया कि वो जो सामान लेकर गया, मतलब जिसने वो जेट पेंडेंट खरीदा है, वो अभी भी टी हाउस में ही है। जियांगली समझ जाती है और कहती है कि हमें उससे मिलने जाना होगा। टोंग रोकती है, कहती है कि वो ड्यूक सू हैं, उनसे मामला दूर ही रहे तो ही
चलेगा। तो वो कहती है कि वैसे भी दुकानदार ने हमें उनका पता बताया है, इसका मतलब ये है कि ड्यूक्सो हमसे मिलना चाहते हैं, ना चाहना मूर्खतापूर्ण होगा, और वैसे भी मुझे वो पेंडेंट चाहिए ही चाहिए, मुझे वो पेंडेंट वापस लेना है। जिसके बाद से वो टी हाउस में चली जाती है। पहले तो होटल का मालिक उन्हें अंदर नहीं जाने देता, वो कहता है कि ये निजी कमरा है। फिर वो कहते हैं कि जाके ड्यूक्सो को बताइए कि जियांगली यहाँ पे मिलने के लिए आई है। जिसके बाद से जब सैनिक जाके पूछता है, उसके बाद से इनके लिए गेट खोल देता है और जियांगली तो अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पे टोंग को रोक लिया जाता है। जियांगली अंदर जाती है तो ड्यूक्सो से बातें करती है। ड्यूक्सो उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए, आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। वो कहती है कि मैं अपने पेंडेंट के लिए आई हूँ, और यहाँ तक कि दुकानदार ने बताया है कि वो पेंडेंट आपने ही लिया है। तो वो कहते हैं कि लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि दुकानदार ने बताया, मुझे तो वेटर ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपसे मिला। और वैसे भी जिस पेंडेंट को मैंने खरीदा था, दुकानदार ने बताया कि उसे वहाँ पे किसी विवाहित महिला ने गिरवी रखा था। तो आप विवाहित तो नहीं है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो पेंडेंट आपका है। ये सब सुनते ही जियांगली याद करने लगती है कि ये पेंडेंट उसके पिता ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे माँ की आखिरी निशानी है। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारी शादी हो तो मैं तुम्हें ये दे दूं, और अब जब तुमने शादी का मूड बना ही लिया तो ये पेंडेंट रख लो, और याद रखना जिंदगी में तुम्हें कभी कोई परेशानी तो मेरे पास बेझिझक आ जाना, क्योंकि तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। ये सब याद करते हुए जियांगली की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है मैंने कब कहा वो पेंडेंट मेरा है, वो तो बस मुझसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मेरी एक दोस्त का है जिसने वहाँ पे वो पेंडेंट गिरवी रखा था। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर आप तो जेनब हॉल में थी बचपन से, तो फिर आपकी कौन ऐसी महिला मित्र बन गई जो शादीशुदा भी है और उसने पेंडेंट गिरवी रखा और आपको पता भी चल गया। वो कहती है कि ये व्यक्तिगत है, मैं आपको इसके मामले के बारे में नहीं बता सकती। तो वो कहती है कि ठीक है, कहते हैं ठीक है, फिर मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन ये बता दीजिए कि वो महिला ने इस पेंडेंट को गिरवी क्यों रखा। जिसके बाद से वो याद करने लगती है कि एक बार जब उसका पति बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था, तो डॉक्टर ने बताया था कि इसे ठीक होने में पूरा 3 महीने लगेगा और इतनी जल्दी वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे परीक्षा देनी है और उसे जल्दी ठीक होना पड़ेगा। तो डॉक्टर एक दवाई के बारे में बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है और आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी बदले में उसने उस जेट पेंडेंट को गिरवी रख दिया था और उस पैसे से अपने पति के लिए दवाई लाई थी। ये सारा चीजें याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे होते, मतलब कुछ भी नहीं बोल रही होती है। कुछ ना बोलते देख ड्यूक्सो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप कुछ भी नहीं बोली है, मुझे वो उत्तर नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, तो आप सच बताइए। वो कहती है कि देखो जेनब हॉल में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद मैं वहाँ से बाहर ना निकल पाती। उस वक्त मैंने तुम्हारा उपयोग किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे वो जेट पेंडेंट वापस दे दो, और ये किसी मरे हुए ऐसे मित्र का है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ड्यूक्सो कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो आप जानती हैं मैं मजबूर हूँ, और मैं इस जेट पेंडेंट को मांग लूंगा कि किसी आपके प्रेमी ने आपको ये जेट पेंडेंट दिया था, क्योंकि ये तुम्हारे प्यार की निशानी है तो ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। और वाक की तरफ कहते हुए देखते हैं मैं इसे जला दूंगा अगर तुमने नहीं बताया कि मिस्टर किन ने वो नमक की बोरियों को कहाँ छिपा रखा है। तो वो कहती है कि मैं किसी किन को नहीं जानती। तो वो कहते हैं कि नहीं जल्दी दो, और वो उसमें डालने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाती हैं मिस जियांगली और उसे पकड़ने का कोशिश करती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिसके बाद इनका चेला चपाटा आता है, कहता है कि ये सब करना जरूरी नहीं है, हमें उन नमक को बोरियों को ढूंढना जरूरी है। तो ये जियांगली कहती है कि अगर मैं आपको बता दूं कि नमक की बोरियां कहाँ हैं तो क्या आप मुझे वो चीज़ दे देंगे, मतलब वो पेंडेंट दे देंगे। तो ड्यूक्सो कहते हैं हाँ बिल्कुल, तो बताओ। तो वो बताती है कि वो जो जेनब हॉल है, जेनब हॉल के पीछे एक पेड़ है सहतूत का, और उसी के नीचे उसने वो बोरियां छिपाई हैं। तो वो कहता है तुम कैसे कह सकती हो और मैं कैसे मान लूँ ये बात। तो वो कहता है कि याद करो, वो कहती है कि याद करो जिस वक्त हम लोग उस दिन मंदिर में मिले थे उसके हाथ रंगे हुए थे, और वो ऐसे पौधे हैं, सहतूत ऐसा फल है जब आप उसे छूते हो तो कई दिनों तक आपके हाथों में रंग रहता है, जिससे मुझे लगा कि वो जेनब हॉल के पीछे सहतूत के पेड़ के नीचे ही छुपाया हुआ है। तो वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों करूँ। तो वो कहती है क्योंकि मैं 10 सालों से जेनब हॉल में हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इस तरफ में कौन सा पौधा है और कौन से पौधे से कौन से फल आते हैं। अपने चेले से इशारा करता है कि जाओ देखो। जिसके बाद से जियांगली कहती है कि अब मुझे वो पेंडेंट दे दीजिए। तो वो कहते हैं अभी नहीं, अभी तो सच्चाई का पता चल जाएगा, और वहीं पे आराम से बैठ जाते हैं। हम इनके चेले चपाटों तक को देखते हैं जो कि जेनब हॉल की तरफ जाते हैं, और दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पे ड्यूक्सो सोया होता है, आराम कर रहा होता है, और यहाँ पे रात भी हो गई होती है, लेकिन जियांगली अभी तक वहाँ से गई नहीं होती और यहीं पे बैठी होती है। जियांगली यहीं बैठ के इंतजार कर रही होती है कि इनके चेले चपाटे आएंगे, जिसके बाद से हम अपना पेंडेंट लेंगे तब जाके वहाँ से जाएंगे। जिसके बाद से चेले चपाटे आ जाते हैं और कहते हैं कि मालिक मिल गया। जियांगली खड़ी होती है और कहती है कि मुझे मेरा पेंडेंट दे दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी समय से घर से बाहर हूँ और मुझे घर वापस जाना है। ये तो सो रहे होते हैं ड्यूक्सो, तो वो फिर कहती है कि मेरा पेंडेंट दे दीजिए प्लीज़। तो ड्यूक्सो उठते हैं और उन्हें उनका पेंडेंट दे देते हैं। पेंडेंट देने के बाद जब जियांगली यहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है कि तुमने नहीं पूछा कि तुम्हारा प्रेमी कैसा है, मतलब जेल वाला किन। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, अभी भी लगता है कि वो मेरा प्रेमी है। उसके बाद से रोने लगती है और रोते हुए बताती है कि एक घुसपैठ जिसे मैंने अपना प्रेमी बना लिया, कुछ लोगों ने मेरे मान प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, मतलब अपने बारे में बहुत सारी बातें कहते हुए कहती है। और उसके बाद से कहती है कि तुम मुझ पर अभी भी शक कर रहे हो, क्या तुम एक बुद्धिहीन हो। वो कहता है कि तुम मुझे बुद्धिहीन कह रही हो। वो कहती है कि हाँ तुम बुद्धिहीन ही हो, जो कि एक महिला के मान प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा के बारे में कुछ भी नहीं जानते वगैरह वगैरह, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बोल करके यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं दोषी हूँ तो कोई बात नहीं, तुम जियांग हाउस में आना और मुझे वहाँ पे कैद करके अरेस्ट करके ले जाना और कैद कर देना, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। और रोते गाते हुए मतलब रोते हुए यहाँ से चली जाती है मिस्टर ड्यूक सू को सुनाकर। इनके जाने के बाद इनके दोनों चेले चपाटे ड्यूक सू को देख रहे होते हैं, कहते हैं कि मालिक आप ठीक तो है ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो तो जाओ दोबारा से नहा के आओ, तुमने काम किया। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मालिक कर दिया। जिसके बाद से चेले चपाटे कहते हैं कि वैसे मालिक अब वो आपको इतना ज़्यादा सुना के चली गई। वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं सच में बहुत ज़्यादा बेशर्म हूँ। तो वो कहते हैं कि मालिक मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि आपको बेशर्म कहूँ। जिसके बाद से वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बेशर्म हो गया हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता था उस औरत के बारे में और बहुत कुछ। इनका चेला चपाटा जो होता है वो कहता है कि मालिक अगर आप कहिए तो क्या हम उनका पीछा करने के लिए लोगों को भेज दें और वो लोग उनका पीछा वैसे ही करते रहे। तो ड्यूक सू कहते हैं नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इस मामले को थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने दो। जिसके बाद से हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांगली को, जो कि बड़े ही टसन में यहाँ से निकल रही होती है क्योंकि इसे इसका पेंडेंट मिल गया होता है और सुना भी आई होती है। मन काफ़ी हल्का हो जाता है ना।